प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसा नया टॉपिक लेते हैं जिसको पढ़ने में हमें रुचि पैदा करनी पड़ेगी। देखो, हम लेते हैं शब्द शक्ति। शब्द शक्ति कहते किसे कहते हैं? जहाँ पर शब्दों की शक्ति लग जाती है, क्योंकि हमारा देश मंत्र प्रधान देश है और मंत्रों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से यहाँ पर हर प्रकार से निवारण किया जा सकता है। तो देखो, शब्द शक्ति की जो मैं परिभाषा देने जा रहा हूँ, तो आपको बिल्कुल उसको ध्यान से सुनना है। मैं एक पहले किताबी भाषा में बता देता हूँ शब्द शक्ति क्या है। देखो, शब्द में अंतर्निहित अर्थ को प्रकट करने वाले व्यापार को शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द के अंदर जो अर्थ प्रकट हो रहा है उसको क्या कहते हैं? शब्द शक्ति। शब्द में अंतर्निहित अर्थ को प्रकट करने वाले व्यापार को शब्द शक्ति कहते हैं। अब देखो, जो शब्द शक्ति है ये मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार। मतलब शब्द के अनुसार शब्द के प्रकार कितने होते हैं? 3। शब्द के प्रकार भी 3 होते हैं, शब्द शक्ति भी 3 होती है। तो शक्ति के अनुसार शब्द के 3 प्रकार हो गए। कौन कौन से? एक तो वाचक, दूसरा लक्षक और तीसरा व्यंजक। शक्ति के अनुसार शब्द के 3 प्रकार। शब्द के 3 प्रकार देखो, शब्द के 3 प्रकार शक्ति के अनुसार। नंबर 1 वाचक, नंबर 2 लक्षक। देखो, वाचक, लक्षक और व्यंजक। ये 3 प्रकार हो गए। शक्ति के अनुसार शब्द के 3 प्रकार हो गए। कौन कौन से? वाचक, लक्षक और व्यंजक। देखो, इसकी जो शब्द है, शब्द एवं अर्थ के संबंध के अनुसार शब्द शक्ति के 3 प्रकार होते हैं। शब्द शक्ति कितने प्रकार होते हैं? 3। शब्द और अर्थ के आधार पर शब्द शक्ति के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? देखो, अविधा, लक्षणा और तीसरी शब्द शक्ति है व्यंजना। ये तो हो गए शब्द के। अब ये प्रकार हैं। देखो, अविधा, लक्षणा और व्यंजना। ये 3 प्रकार की शब्द शक्तियाँ होती हैं, अविधा, लक्षणा और व्यंजना। तो देखो, वैसे इसकी परिभाषा को आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे और इसकी एक दूसरी परिभाषा और मैं बता देता हूँ। बुद्धि का वह व्यापार या क्रिया जिसके द्वारा किसी शब्द का निश्चयार्थक ज्ञान प्रकट होता है उसे शब्द शक्ति कहते हैं। मतलब कहने का अर्थ यह है कि कोई शब्द का जो निश्चय अर्थ या निश्चय ज्ञान प्रकट हो जाता है उसे क्या कहते हैं? शब्द शक्ति कहते हैं। तो अब हम लेते हैं अविधा शब्द शक्ति को। कौन सी शब्द शक्ति को लेते हैं? अविधा शब्द शक्ति को। अविधा शब्द, अविधा का अर्थ होता है एकदम साधारण, सरल,
अविधा का अर्थ क्या होता है? एकदम साधारण सरल। तो देखो अविधा शब्द शक्ति क्या होती है? जब वाच्यार्थ ही मुख्यार्थ होकर अर्थ निकलता है, अर्थात कहे गए वाक्य का सीधा सादा अर्थ निकले तो उसे अविधा शब्द शक्ति कहते हैं। जब वाच्यार्थ ही मुख्यार्थ होता है, अर्थात सीधा सादा जिसका अर्थ निकलता है, उसे क्या कहते हैं? अविधा शब्द शक्ति। वाच्यार्थ का मतलब है जैसे बोला जाता है उसका वैसे ही अर्थ निकल जाता है, उसमें कुछ भी माइंड नहीं लगाना पड़ता है। तो ये क्या होता है? ये होती है अविधा शब्द शक्ति। जैसे उदाहरण ले लेते हैं, मोती एक नटखट लड़का है। देखो इसमें उदाहरण लिया है, मोती एक नटखट लड़का है। तो इसमें देखो सीधा साधा अर्थ है, मोती कौन है? एक नटखट लड़का। नटखट जो कि जिसमें थोड़ी सी स्फूर्ति होती है, चालाकी होती है हर तरीका की, वो होता है नटखट लड़का। तो मोती एक नटखट लड़का है, सीधा साधा अर्थ निकल रहा है, इसमें कोई व्यंग नहीं छिप रहा, कोई इसमें लक्षणा नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसी प्रकार एक दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, हरी पुस्तक पढ़ रहा है। ये दूसरा उदाहरण लेते हैं, हरी पुस्तक पढ़ रहा है। तो इसमें क्या है? हरि कौन है? कोई किसी लड़के का नाम है, किसी मनुष्य का नाम है। तो हरि क्या कर रहा है? पुस्तक पढ़ रहा है। इसमें कोई भी सीधा साधा अर्थ निकल रहा है, कोई इसमें लक्षण नहीं, कोई इसमें व्यंजन नहीं, कुछ नहीं है, इसलिए हरि पुस्तक पढ़ रहा है। इसका मतलब ये होगा हरि पुस्तक पढ़ रहा है, बस इसमें सीधा साधा है। अब गाय दूध देती है, गाय दूध देती है। इसी प्रकार खेत में गधा चर रहा है। देखो गाय दूध देती है, गाय दूध देती है, इसका मतलब गाय दूध देती है। तो गाय दूध दे रही है, सीधा साधा अर्थ निकल रहा है। और खेत में गधा चर रहा है, खेत में कौन चर रहा है? गधा चर रहा है। जानवर है ना गधा, वो खेत में चर रहा है, सीधा साधा अर्थ है। तो ये क्या है? ये अविधा शब्द शक्ति कहलाएगी। क्या कहलाएगी? अविधा शब्द शक्ति, जिसका सीधा साधा अर्थ हो, जिसमें कोई भी माइंड नहीं लगाना पड़े, जैसा हम पढ़ते हैं वैसा ही उसका उत्तर निकली आता है, वो होता है क्या? अविधा शब्द शक्ति। तो देखो अब हम एक दूसरी शक्ति लेते हैं। कौन सी? अविधा तो हो गई, अब हम लेते हैं लक्षणा। पहली कौन सी थी? अविधा। दूसरी लक्षणा, लक्षणा सब शक्ति। और तीसरी व्यंजना। ये तीन शक्ति ना, अविधा ले ली, अब लक्षणा लेते हैं। क्या लेते हैं? लक्षणा शब्द शक्ति। देखो बच्चों, जब किसी वक्ता द्वारा कहे गए शब्द के मुख्य अर्थ से अभीष्ट अर्थ का बोध न हो, मुख्य अर्थ से अभीष्ट अर्थ का बोध न हो, अर्थात शब्द के मुख्यार्थ में बाधा हो, तब किसी रूढ़ि या प्रयोजन के आधार पर मुख्यार्थ से संबंध रखने वाले
अन्य अर्थ या लक्ष्यार्थ का बोध होता है, वहाँ लक्षणा शब्द शक्ति होती है। दूसरे शब्दों में हम समझा देते हैं, जैसे कि जब वाच्यार्थ ही मुख्यार्थ ना होकर के तत्संबंधी कोई दूसरा अर्थ निकले, अर्थात कहे गए वाक्य का सीधा साधा अर्थ ना निकल करके कोई दूसरा अर्थ निकले, उसे लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। मतलब आप समझ गए होंगे कि लक्षणा शब्द शक्ति किसे कहते हैं? जब वाच्यार्थ ही मुख्यार्थ ना होकर के कोई दूसरा अर्थ निकलता है, मतलब वाच्यार्थ होता है, जैसे बोला जाता है उसका अर्थ वैसे ही नहीं निकलता है, कोई दूसरा अर्थ निकलता है, और वाक्य का सीधा साधा अर्थ ना निकल करके कोई अलग से दूसरा अर्थ निकले तो उसे लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। तो देखो लक्षणा शब्द शक्ति के लिए 3 बात आवश्यक है। कौन कौन सी? एक तो शब्द के मुख्य अर्थ में बाधा पड़ती है, शब्द के मुख्य अर्थ में बाधा पड़ती है, शब्द का जो मुख्य अर्थ होता है उसमें बाधा पड़ती है। नंबर 2, शब्द के मुख्यार्थ से संबंधित कोई अन्य अर्थ लिया जाता है, शब्द के मुख्यार्थ से संबंधित कोई अन्य अर्थ लिया जाता है। और तीसरा, उस शब्द के लक्ष्यार्थ को ग्रहण करने का कोई एक विशेष प्रयोजन होता है। प्रयोजन का मतलब होता है उद्देश्य। उस शब्द के लक्ष्यार्थ को ग्रहण करने का कोई एक विशेष प्रयोजन होता है, वह होता है कौन सा? लक्षणा शब्द शक्ति के अंतर्गत आते हैं ये 3 बातें। 3 बात आ गई। एक तो मुख्य अर्थ में बाधा पड़ती है, क्या? मुख्य अर्थ में बाधा पड़ती है। और दूसरा, मुख्य अर्थ से संबंधित कोई अन्य अर्थ निकलता है। और तीसरा, लक्ष्यार्थ को ग्रहण करने का कोई विशेष प्रयोजन होता है, तो लक्षणा शब्द शक्ति होती है। तो देखो अब इसका उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि परेशान कर रहा है, राजस्थान जाग उठा, ये उदाहरण है। राजस्थान जाग उठा। अब इसका अर्थ देखो, ये अविधा नहीं है, ये लक्षणा है। कैसे? कि राजस्थान क्या है? राजस्थान एक स्टेट है, एक राज्य है। क्या है? एक राज्य है। तो राज्य कभी जागता थोड़ी है, क्योंकि राज्य तो एक निर्जीव है। तो राजस्थान क्या एक स्टेट है? स्टेट थोड़ी जागेगा। कौन जागेगा? राजस्थान में रहने वाले लोग जागृत होंगे। राजस्थान जो लोग हैं वे जागृत होंगे। तो राजस्थान के लोग जाग उठे, इसका मतलब ये होता है कि राजस्थान नहीं जागा, राजस्थान के लोग जाग गए, तो ये लक्षणा शब्द शक्ति के अंतर्गत आएगा। इसी प्रकार जैसे कि दूसरा उदाहरण हम ले लेते हैं। मोहन ने कहा मेरा नौकर तो गधा है। मोहन ने क्या कहा? कि मेरा नौकर। नौकर कौन है? एक मनुष्य है, आदमी है। ये कौन है? एक मानव है। और गधा क्या है? गधा एक जानवर है, जानवर है। तो ये जो नौकर है एक मनुष्य है। कौन है? आदमी है, मानव है। ये जानवर थोड़ी हो सकता है, नहीं हो सकता ना। तो मोहन ने कहा मेरा नौकर तो गधा है। तो इसमें यह कि मोहन ने ये कहा है कि मेरे नौकर एक गधे के समान है, क्योंकि उसमें गधे के जैसे लक्षण हैं। मेरे नौकर में गधे के जैसे लक्षण हैं, इसलिए उसको गधा बोला जा रहा है, ना कि वो गधा है। वो जानवर नहीं है, वो इंसान है, मानव है, पर उसमें गधे के से, जानवर के से लक्षण हैं, इसलिए उसको मोहन ने अपने नौकर को गधा कहा है। समझे? ऐसे ही और उदाहरण ले लेते हैं।
लाला लाजपत राय पंजाब के शेर हैं। देखो, लाला लाजपत राय पंजाब के शेर थे या शेर हैं? शेर थे लगा लो, कोई बात नहीं है। लाला लाजपत राय कौन थे? पंजाब के शेर थे। तो शेर क्या है? शेर एक जानवर था। और लाला लाजपत राय कौन है? ये एक मनुष्य है, मनुष्य जाति से एक आदमी है, मानव है। तो लाला लाजपत राय क्या थे? एक मनुष्य थे, ना कि शेर थे। शेर नहीं थे, लाला लाजपत राय मनुष्य थे। इसलिए उसमें एक शेर के से लक्षण हैं, इसलिए लाला लाजपत राय को पंजाब का शेर कहते हैं, क्योंकि शेर किसी बहादुरी लक्षण शेर के से आगे, इसलिए लाला लाजपत राय पंजाब के शेर कहे गए हैं। ऐसे ही हम कोई और एक उदाहरण लेते हैं। देखो, अरे इस बुढ़िया को मत मारो, अरे इस बुढ़िया को मत मारो, यह तो निरी गाय है। देखो, अब ये उदाहरण है, अरे इस बुढ़िया को मत मारो, ये तो निरी गाय है। तो बुढ़िया कौन है? एक औरत है। कौन है? एक औरत। बुढ़िया गाय थोड़ी है, एक औरत है। पर इस बुढ़िया में इस गाय के से लक्षण है। जिस प्रकार गाय सीधी सादी होती है, उसी प्रकार ये बुढ़िया भी सीधी सादी है। इसलिए इसमें गाय के से लक्षण है, इसलिए इसको कहा है क्या? गाय। गाय के लक्षणों के आधार पर इसको गाय कहा है। तो इसलिए ये कौन सी शक्ति हुई? लक्षणा शब्द शक्ति। अब देखो, जो लक्षण शब्द शक्ति है वो मुख्यतः दो प्रकार की होती है। एक तो होती है रूढ़ा लक्षणा और दूसरी होती है प्रयोजनवती लक्षणा। लक्षणा के दो भेद होते हैं। कौन से दो भेद? लक्षणा के भेद होते हैं दो। एक तो होती है रूढ़ा लक्षणा और दूसरी होती है प्रयोजनवती प्रयोजनवती लक्षण को। पहली इसके दो भेद हो गए, लक्षणा शब्द शक्ति के रूढ़ लक्षणा और दूसरी हो गई प्रयोजनवती लक्षणा। तो देखो, रूढ़ा लक्षणा क्या होती है? आपने सोचा होगा, रूढ़ का मतलब है परंपरा, जो पुराने जमाने के जो विचार हों, जो पहले से चलती आ रही हैं परंपराएं, विचार, ये क्या होती है? ये रूढ़ होती है, रूढ़ा। तो देखो, रूढ़ लक्षणा का मतलब होता है इस शब्द शक्ति में शब्द अपना मुख्य अर्थ छोड़ करके रूढ़ी या परंपरा प्रयोग के कारण भिन्न अर्थ यानी लक्ष्यार्थ का बोध कराता है। लक्ष्यार्थ का बोध कराता है मतलब इसमें यह बताया है कि इस शब्द शक्ति में
शब्द अपना मुख्य अर्थ तो छोड़ देता है। रूढ़ि और परंपरा के कारण ये भिन्न अर्थ निकाल देता है, अर्थात लक्ष्यार्थ को प्रकट कर देता है, लक्ष्यार्थ का बोध करा देता है। ये होती है रूढ़ लक्षणा। इसमें क्या है, इसमें हिंदी के सभी जितने भी मुहावरे हैं वे सब रूढ़ लक्षणा के अंतर्गत आएंगे। जैसे उदाहरण ले लेते हैं, देखो, वह हवा से बातें कर रहा है। उदाहरण ले लेते हैं, वह हवा से बातें कर रहा है। अब ये एक मुहावरा है, हवा से बातें करना। क्या एक हवा से बातें करना एक मुहावरा हो गया जो पहले से चला आ रहा है, इसलिए वह हवा से बातें कर रहा है। हवा से बातें करने का मतलब ये होता है कि वह स्पीड से बातें करता है, मतलब तेज गति से बातें करता है। हवा से बातें करना मतलब तेज गति से बातें करना, वह हवा से बातें कर रहा है। जो व्यक्ति तेज गति से बातें करता है तो उसे क्या कहते हैं, ये तो हवा से बातें कर रहा है। अब ऐसे ही दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि सरोज तो आजकल आसमान से बातें कर रही है। देखो, सरोज तो आजकल आसमान से बातें कर रही है। इसमें उदाहरण है जैसे कि सरोज तो आजकल आसमान से बातें कर रही है। तो सरोज कोई आसमान से बातें थोड़ी होती है, क्यों? क्योंकि आसमान तो शून्य है, कुछ नहीं है, तो उससे बातें कैसे हो सकती है? इसका मतलब ये हो गया कि सरोज मतलब ऐसी बातें कर रही है जिससे कि उसे कुछ घमंड आ गया है, उसको कुछ किसी बात का प्राउड है, गर्व है, इसलिए वो उस तरीक़ा की बातें कर रही है सरोज। तो इसलिए कहते हैं कि सरोज तो आजकल आसमान से बातें कर रही है। तो ये क्या है, ये रूढ़ लक्षणा के उदाहरण हैं। अब देखो, अब लेते हैं हम कौन सी, प्रयोजनवती लक्षणा। प्रयोजनवती लक्षणा लेते हैं। प्रयोजनवती लक्षणा, प्रयोजन का अर्थ होता है उद्देश्य। क्या होता है? उद्देश्य। जब किसी विशेष प्रयोजन से प्रेरित होकर शब्द का प्रयोग लक्ष्यार्थ में किया जाता है, अर्थात मुख्यार्थ किसी प्रयोजन के कारण लक्ष्यार्थ का बोध कराता है, वहाँ प्रयोजनवती लक्षणा होती है। प्रयोजनवती लक्षणा होती है कैसे? जब किसी विशेष प्रयोजन से हम किसी बात को प्रेरित करते हैं और शब्द का प्रयोग लक्ष्यार्थ में किया जाता है, कि मुख्य अर्थ होता है, मुख्य अर्थ किसी प्रयोजन के कारण लक्ष्यार्थ का बोध करा देता है। मुख्य अर्थ किसी प्रयोजन के कारण, किसी उद्देश्य के कारण लक्ष्यार्थ का बोध करा देता है, वो प्रयोजनवती लक्षणा होती है। कैसे? इसमें उद्देश्य बताया गया है। जैसे उदाहरण ले लेते हैं, उसका आश्रम गंगा में है। ये उदाहरण है, देखो, उसका आश्रम गंगा में है। तो एक बात बताओ, जब किसी का आश्रम गंगा में होगा तो गंगा तो नदी है, उसमें पानी भरा हुआ है, उसमें आश्रम कैसे टिक सकता है? आश्रम तो बह जाएगा। तो इसमें एक उद्देश्य छिपा हुआ है, प्रयोजन छिपा हुआ है। कैसे? उसका आश्रम गंगा में, मतलब उसका आश्रम है जो गंगा के किनारे बसा हुआ है, गंगा के किनारे पर है उसका आश्रम, गंगा में नहीं है। उसका एक उद्देश्य बन गया कि उसका आश्रम गंगा में है। समझे? ऐसे ही
हम दूसरा उदाहरण लेते हैं। देखो, वह तो निरी गाय है। इसमें वह तो निरी गाय है, इसमें जो ये लक्षण है तो क्या है कि वो गाय थोड़ी है, उसमें गाय कैसे लक्षण है, उसमें एक प्रयोजन है, एक लक्षण छिपा हुआ है, एक उद्देश्य छिपा हुआ है कि उसमें एक गाय के जैसे लक्षण है, इसलिए वह तो निरी गाय है, ये प्रयोजनवती लक्षणा में आएगा। अगर ये उदाहरण आता है तो प्रयोजनवती लक्षणा में आएगा। अब एक और उदाहरण लेते हैं। अब सिंह अखाड़े में उतरा। अखाड़े में उतरा। देखो, अब सिंह अखाड़े में उतरा। अखाड़ा क्या होता है? जहाँ पर पहलवान कुश्ती करते हैं, अखाड़ा कहते हैं जहाँ पर पहलवान कुश्ती करते हैं। तो सिंह कभी अखाड़े में थोड़ी उतरेगा। अखाड़े में कौन उतरते हैं? पहलवान लोग उतरते हैं। तो उन पहलवानों को सिंह कहा गया है, क्योंकि सिंह जैसी ताकत, छल, निडरता सब इन पहलवानों में है, इसलिए उनको एक सिंह की उपमा दी है। उनका उद्देश्य सिंह मानना। तो अब सिंह अखाड़े में उतरा, इसका मतलब है कि सिंह अखाड़े में उतरा, पहलवान अखाड़े में उतर चुके हैं। तो इसका एक उद्देश्य होता है, ये होता है प्रयोजनवती लक्षणा। अब देखो बच्चों, अब हम लेते हैं व्यंजना शब्द शक्ति। कौन सी लेते हैं? व्यंजना शब्द शक्ति। तो आप ये तो जानते हैं कि व्यंजना क्या होता है? जहाँ पर व्यंग्य किए जाते हैं, जिसका कोई तीसरा अर्थ निकलता, अन्य अर्थ निकलता है, उसे क्या कहते हैं? व्यंजना, व्यंग्य। तो देखो, व्यंजना शब्द शक्ति क्या है? जब वाच्यार्थ मुख्यार्थ ना होकर तत्संबंधी कोई तीसरा अर्थ निकलता है। जब वाच्यार्थ ही मुख्यार्थ ना होकर, जो हम बोलते हैं वो मुख्य अर्थ नहीं होता है, उसका कोई तीसरा अर्थ निकलता है, वो क्या होता है? वो व्यंजना होती है। जब किसी शब्द या वाक्य का अलग अलग श्रोताओं द्वारा अलग अलग अर्थ ग्रहण कर लिया जाता है, तो वहाँ व्यंजना शब्द शक्ति होती है। अलग अलग स्रोतों द्वारा अलग अलग शब्द ग्रहण कर लिए जाते हैं, अर्थ ग्रहण कर लिए जाते हैं, तो व्यंजना शब्द शक्ति होती है। जैसे कि उदाहरण हम लेते हैं। उदाहरण, पुजारी ने कहा, संध्या हो गई। इसमें देखो, ये उदाहरण है, पुजारी ने कहा संध्या हो गई। क्या कहा? संध्या हो गई। तो इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब ये है कि इस वाक्य को जो कोई भी व्यक्ति सुनेगा, उसे संध्या को क्या करना है, तो वह समझेगा कि संध्या को क्या करना है, उसी संदर्भ में अर्थ ग्रहण करेगा। कोई भी व्यक्ति अगर सुनता है तो वह ये सोचेगा कि संध्या को क्या करना है, और अपने अपने अर्थ स्वतः ग्रहण कर लेगा। जैसे कि पुजारी ने क्या कहा था? संध्या को। इसका मतलब क्या हुआ? पूजा करने का समय हो गया। और किसान लोग क्या समझेंगे कि घर लौटने का समय हो गया। खेतों से घर लौटने का समय हो गया। किसान तो खेतों पर रहते हैं, घर लौट कर के आएंगे तो संध्या होगा तो क्या काम आएगा कि घर लौटेंगे, तो घर लौटने का समय हो गया। और गृहिणी होती है घर में, जो गृहिणी होती है, गृहिणी क्या अर्थ लगाएगी कि रसोई बनाना है मुझे, रसोई बनाने हेतु इसका अर्थ ग्रहण करेगी ना। तो इस प्रकार ये अलग अलग अर्थ निकाल लेते हैं। व्यक्ति जैसा काम होता है व्यक्ति का, वो वैसा ही अर्थ निकाल लेता है। तो अतः एक ही वाक्य का अलग अलग लोगों द्वारा अलग अलग भावार्थ लगा लिया जाता है। इसी कारण व्यंजना शब्द शक्ति मानी जाएगी,
कि जो व्यक्ति है उनका अलग अलग अर्थ निकाल लेते हैं, वो व्यक्ति अपना अपना और भावार्थ उनका अलग अलग भावार्थ निकाल लेते हैं, वो कौन सी होती है? वो व्यंजना शब्द शक्ति होती है। जिस पद में श्लेष अलंकार होता है वहाँ भी व्यंजना शब्द शक्ति होती है, क्योंकि श्लेष अलंकार में भी एक शब्द के अनेक अर्थ छिपे हुए रहते हैं। जैसे कि एक पंक्ति है, सुवर्ण को ढूंढत फिरे कवि कामी अरु चोर। देखो, सुवर्ण को ढूंढत फिरे कवि कामी अरु चोर। ये उदाहरण है, सुवर्ण को ढूंढत फिरे कवि कामी अरु चोर। ये पंक्ति है, इसमें सुवर्ण के जो एक शब्द आया है 3 जगह प्रयोग किया गया, कवि, कामी और चोर। 3 जगह प्रयोग किया गया है सुवर्ण का। तो सुवर्ण का अर्थ देखो, कवि, कवि के अर्थ में तो देंगे क्या? कवि कामी अरु चोर। कवि के अर्थ में देंगे सुंदर अक्षर, सुंदर वर्ण। क्या देंगे? सुंदर वर्ण। ये तो देंगे सुंदर वर्ण। और जो कामी होता है, जो काम वासना में ग्रसित व्यक्ति होता है, उसको सुवर्ण का अर्थ देंगे सुंदर स्त्री। और चोर के लिए सुवर्ण का अर्थ देंगे स्वर्ण या सोना, स्वर्ण या सोना। तो ये एक शब्द के 3 जगह काम हो रहे हैं। कवि के लिए सुंदर वर्ण है, सुवर्ण का अर्थ, कामी के लिए सुंदर स्त्री है, और चोर के लिए स्वर्ण या सोना है। तो एक शब्द के अलग अलग अर्थ निकले। तो आप समझ गए। इसमें जैसे कि एक उदाहरण ले लेते हैं, प्रधानाचार्य ने कहा 4:30 बज गए। तो प्रधानाचार्य ने 4:30 बजे का क्यों कहा है? क्योंकि उसने इसलिए कहा है कि छुट्टी का समय हो गया है, अब छुट्टी कर दो। तो इसका मतलब ये हुआ। तो इसमें अन्य अर्थ छिपा हुआ है। अब देखो, व्यंजना जो शब्द शक्ति होती है वो 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? अब मैं बता देता हूँ। व्यंजना शब्द शक्ति 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 शाब्दी व्यंजना, और आर्थी व्यंजना। ये 2 प्रकार की हुई व्यंजना शब्द शक्ति। कौन कौन सी? शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना। तो शाब्दी व्यंजना क्या है? शब्द विशेष के आधार पर, शब्द विशेष के आधार पर जिसका अर्थ निकाला जाता है, शब्द विशेष के आधार पर होती है शाब्दी व्यंजना। तो और ये अर्थ विशेष के आधार पर होती है। ये शब्द विशेष के आधार पर, और आर्थी व्यंजना अर्थ विशेष के आधार पर। जैसे कि हम एक उदाहरण लेते हैं शाब्दी व्यंजना का। देखो, एक उदाहरण है, चिर जीवो जोरी जुरे क्यों ने सने गंभीर चिर जीवो जोरी जुरे क्यों न सने गंभीर। ये को घट ये वृषभान जा, को घट ये वृष भानुजा वे हलदर के वीर। ये जो पंक्तियां हैं, ये पंक्तियां हैं
चिरजीवो जोरी जुरे क्यों न सने गंभीर, को घट ये वृष भानुजा वे हलदर के वीर। तो इसमें देखो, इसमें शाब्दी व्यंजना कही जाएगी। कैसे? वृषभानुजा के दो अर्थ लगा लिए। कौन कौन से? देखो, वृषभानुजा के दो अर्थ हैं। एक तो वृषभानुजा कहते हैं राधा को। किसको कहते हैं? राधा को, क्योंकि वृषभान की लड़की है इसलिए इसको राधा कहा गया है। और वृषभानुजा, वृषभानुजा कहते हैं वृष की बहन, मतलब बैल की बहन। कौन हुई? गाय। तो अर्थ निकल गए। दूसरा हलदर, हलदर के वीर, एक तो होता कृष्ण, और हलदर किसान का भाई कौन होता? बैल। दो अर्थ निकल गए इसके। वृषभानुजा के दो अर्थ के, राधा और गाय, हलदर के वीर कृष्ण और बैल। अब इन शब्दों के रखने के कारण ये शाब्दी व्यंजना हुई है। अगर इनकी जगह पर कोई भी अलग अलग शब्द रख दिए जाएंगे तो ये शाब्दी व्यंजना नहीं होगी, क्योंकि अगर हम वृषभानुजा की जगह अगर राधा रख दें, हलदर के वीर की जगह कृष्ण रख दें, तो इसके अर्थ डबल नहीं होंगे, क्योंकि ये शाब्दी व्यंजना है। तो देखो, ये ऐसे शाब्दी व्यंजना ली जाती है। शाब्दी व्यंजना का ये उदाहरण बहुत ही अच्छा उदाहरण है। अब हम देखो कोई दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। जैसे दूसरा उदाहरण, पानी गए ना उबरे मोती मानस चूं। एक उदाहरण और लेते हैं। जैसे पानी गए न उबरे मोती मानस चून। देखो, ये उदाहरण है, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। यह पानी को, पानी के तीन अर्थ कर गए, एक मोती में, एक मनुष्य में और एक चून में। पानी का अर्थ मोती के लिए हो गई कांति या चमक। मनुष्य के लिए पानी का अर्थ हो गया इज्जत या प्रतिष्ठा। और चून कहते हैं आटे को, और आटे के लिए हो गया जल। तीन प्रकार अर्थ निकल रहे हैं पानी के। तो पानी गए ना उबरे मोती मानस चून, तो कांति, मोती के लिए कांति चमक हो गई, मानस के लिए इज्जत या प्रतिष्ठा हो गई, और आटे के लिए जल हो गया। तो एक शब्द के अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं। ये कौन सी कहलाएगी? शाब्दी व्यंजना। अब देखो, आर्थिक व्यंजना अर्थ के आधार पर, अर्थ विशेष के आधार पर इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे अब इसको मैं सीधा ही समझा देता हूँ। रजनीगंधा खिल गई, एक ले लेते हैं हम, रजनी गंधा खिल गई। ये शब्द रजनीगंधा खिल गई। तो रजनीगंधा एक फूल का नाम है। क्या है? फूल का नाम, जो रात्रि के समय खिलता है। फूल का नाम है, रात्रि के समय खिलता है। इसके अर्थ अलग अलग लगा लिए जाते हैं। कैसे? इसमें वाच्यार्थ क्या है? रजनीगंधा के पौधे में फूल खिल गए, ये इसका वाच्यार्थ हुआ। रजनीगंधा के पौधे में फूल खिल गए। और व्यंग्यार्थ क्या होगा? आधी रात हो गई है, क्योंकि रजनीगंधा आधी रात के समय ही खिलता है। तो इसका मतलब है आधी रात हो गई है, इसका मतलब ये हुआ। तो इसमें रजनीगंधा खिलने का मतलब आधी रात हो गई है, इसका अलग से अर्थ निकलता है। अब जैसे कि संध्या हो गई है, अब उदाहरण लेते हैं, जैसे कि संध्या हो गई है।
ये उदाहरण है। संध्या हो गई है, तो इसका मतलब क्या हुआ? संध्या का मतलब वाच्यार्थ क्या है? सूर्यास्त का समय हो गया। वाच्यार्थ तो ये होगा कि संध्या हो गई मतलब सूर्यास्त का समय हो गया। और व्यंग्यार्थ क्या है इसका? घूमने को चलने का समय हो गया या घर से चलने का समय हो गया, ये इसका व्यंग्यार्थ हुआ। तो बच्चों इस प्रकार ये शाब्दिक व्यंजना और आर्थी व्यंजना का प्रयोग किया जाता है। वैसे आप सभी जानते हैं कि लक्षणा और व्यंजना में अंतर, वाच्यार्थ के ना लगने पर शब्द की जिस शक्ति से दूसरा अर्थ लगाया जाता है वहाँ लक्षणा शुभ शक्ति होती है, और वाच्यार्थ या लक्ष्यार्थ लग जाने के बाद, वाच्यार्थ लग जाने के बाद जिस शक्ति द्वारा एक और अर्थ निकलता है उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। तो इस प्रकार ये शब्द शक्ति का जो टॉपिक था बहुत बड़ा था, ये आपके समझ में आ गया होगा बच्चों। धन्यवाद।